आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से करिकुलम डेवलपमेंट के अप्रोचेज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में करिकुलम डेवलपमेंट के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में CWID चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे के लिए जब हम करिकुलम बनाते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए या उन पॉइंट्स को हमें करिकुलम डेवलपमेंट के समय कंसिडर करना चाहिए। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो पेपर नंबर आपका 5 है IDD फर्स्ट ईयर के, ये तीन चीजों को जब हम इसमें चर्चा करेंगे, अप्रोचेज, टाइप और CWID बच्चे के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं ज़्यादा इस यूनिट्स पर वीडियो नहीं बनाया हूँ, 2 ही वीडियो में हमने आपके पूरे एक यूनिट को कवर कर दिया है। इसके पूर्व में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट के कंसेप्ट जाने थे, उसके डिफिनीशन जाने थे और उसके कौन कौन से ऐसे करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं और प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जाने थे। तो पूर्व में आप चैनल पे जाके हमारे वीडियो को देख लेंगे, तो वहाँ से आप करिकुलम डेवलपमेंट के परिभाषा, उसके कंसेप्ट और स्टेजेस के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट के जो अप्रोचेज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो अप्रोच है उसमें चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, जिसको हम लोग बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या बाल केंद्रित उपागम कहते हैं। तो जब भी हम लोग कोई पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पाठ्यक्रम बनाते समय हमें बच्चे के को ध्यान में रखते हुए करिकुलम्स को हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। अब वहां पर हम बच्चे के आयु को ध्यान में रखेंगे, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, बच्चे के जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप के साथ जो मेंटल एज है उसको भी हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का हम लोग निर्माण करते हैं। क्योंकि जो हमारे CWID बच्चे हैं उनके मेंटल एज और आपका जो आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक उसका एज है, इन दोनों में काफी डिफरेंसेस होता है, गैप होता है। इसलिए जब भी हम बच्चे का करिकुलम डेवलप करें तो इसमें इस बात को ध्यान रखें। साथ ही उस बच्चे के लिए IEP की भी आप प्रबंधन व्यवस्थाएं करिकुलम में रखें, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये भी आपको जब भी करिकुलम निर्माण करेंगे तो उसमें इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोचेज है इसके बारे में हम लोग जान लिए। दूसरा जो है आपका एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में हमें बच्चे का जब भी हम लोग पाठ्यक्रम बनाएं तो उसमें ज्यादातर हम लोग एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। जैसा कि आप हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे की बात करें तो इन बच्चों को हम सभी को ज्यादातर एडियल एक्टिविटीज हम लोग सिखाते हैं। जैसे कि बच्चे को आपका ईटिंग हो गया, खाने का कौशल हो गया, बाथिंग का, स्नान करने का कौशल हो गया, ड्रेसिंग का कौशल हो गया। तो इस तरीके से हम उनके कौशल सिखाते हैं। तो इनके जो कौशल होते हैं ज्यादा वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। तो जब भी आप करिकुलम बनाएं तो उस करिकुलम में इनके एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए आपको करिकुलम डेवलप करना चाहिए। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग अगर दूसरा हम लोग अप्रोचेस की बात करें तो इसमें है हॉलिस्टिक करिकुलम, जिसमें हम लोग सर्वांगीण पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। हम लोग सर्वांगीण उसके विकास की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जब हम होलिस्टिक करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें बच्चे के सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक जो क्रियाकलाप हैं इन सबको भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए उस तरीके का पाठ्यक्रम को हमें निर्माण करना होगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो बच्चा है, डिसेबल होते हैं, उन कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप में वो सामान्य से बच्चे जो है कम होते हैं या उनका सोशलाइजेशन कम होता है। साथ ही आप देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं सामान्य बच्चे से वो कमजोर होती है। इसलिए कमजोर होती है कि वो बच्चे ज्यादातर रोजगार की तरफ वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं
हम जब करिकुलम बनाएंगे तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और साथ में उसके जो व्यक्तिगत क्रियाकलाप या व्यवसायिक क्रियाकलाप है, इन सबको भी हमें उनके करिकुलम को हिस्सा में शामिल करना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे कि वो उस करिकुलम को पढ़ने के बाद वो बाद में जाकर वो बेहतर तरीके से समाज में अपने आप को स्थापित कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अप्रोचेस की बात करें तो विषय केंद्रित जो है उपागम है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये सब आपने देखा होगा कि साइड में हमने सब में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे ट्रिपल सी लिखा हुआ है, ACC लिखा हुआ है। तो ये सब जो है एग्जाम में वन क्वेश्चंस या वन मार्क्स वाले आंसर के रूप में ये पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे SCA का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये बात ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो वन लाइन वाला क्वेश्चन है या वन मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग विषय केंद्रित उपागम की बात कर रहे थे। तो जैसा कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी अलग अलग प्रकार के डोमेन्स होते हैं, अलग अलग विकास के क्षेत्र होते हैं, या हम इनके विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको यहाँ विषय का मतलब ये है कि इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका रिक्रिएशनल हो गया, फिर बच्चे का एकेडमिक हो गया, सेल्फ हेल्प हो गया, पर्सनल हो गया। तो ये सारी चीज इस तरीके के जो है इनके लिए डोमेन्स हैं और यही इनके लिए सब्जेक्ट्स होंगे। तो इन सब चीजों को हमें जब भी हम करिकुलम का निर्धारण करें, उसमें ये सारी सारी बातों को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम्स का निर्माण करें। दूसरा हम लोग बात करें तो ये है वाइड एरिया का अप्रोच। ये आपका एक उपागम है। तो वाइड एरिया अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम बच्चे को एरियल की हम बात कर रहे थे, ये तो हम बच्चे को सिखाते ही हैं, इसके साथ हम सामाजिक अध्ययन को शामिल कर लेंगे, हिस्ट्री को शामिल कर लेंगे, ज्योग्राफी को शामिल कर लेंगे, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक। सिविक्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स को हमको कहीं ना कहीं उनके करिकुलम में शामिल करने की जरूरत होती है। अगर इस तरीके की चीजों को हम शामिल कर रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं वाइड एरिया अप्रोच के माध्यम से हम एक बच्चे के डेवलपमेंट कर रहे हैं, या हम वाइड एरिया से संबंधित जो है करिकुलम्स का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अप्रोचेज है, ये है सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, जिसको हम SPA के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी सामाजिक समस्या है, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम एक बच्चे के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इन बच्चों के लिए सोशल जो है आपका समझ कि रिस्ट्रिक्टेड बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी इनके सामने सामाजिक चुनौतियां आती हैं, सामाजिक आप समस्याएं आती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमको ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं के बारे में, उन सामाजिक चुनौतियों के बारे में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाले बच्चे हैं या जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से हमको परिचित कराना चाहिए, परिचय कराना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में जो भी सामाजिक चुनौतियां आए, समस्याएं, तो उनका वो निराकरण कर सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो अप्रोच था उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे हम बात करेंगे आपके जो टाइप ऑफ करिकुलम है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ करिकुलम्स कौन कौन से हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो हम अगर टाइप ऑफ करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः हम 4 प्रकार के ऐसे करिकुलम को हमने शामिल किया हुआ है। तो एक तो डेवलपमेंटल करिकुलम है, दूसरा फंक्शनल करिकुलम है, और तीसरा जो है इकोलॉजिकल करिकुलम है, और चौथा जो है इलेक्टिव करिकुलम है। तो ये 4 प्रकार के करिकुलम है जो हम आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे के लिए हम इस करिकुलम का निर्माण करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं।
कि ये करिकुलम क्या है। तो सबसे हम लोग बात करें डेवलपमेंटल करिकुलम की, तो डेवलपमेंटल करिकुलम नाम से ही आप देख रहे हैं कि इसमें विकासात्मक पाठ्यक्रम की बात की गई है। तो विकासात्मक पाठ्यक्रम में आप ये समझिए कि हम एक बच्चे के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो भी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, जो उसके शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और भी सारी चीजें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, करिकुलम का निर्माण करना है। और इस करिकुलम का अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक बच्चे के कौशल को और कौशल व्यवहारों को हम इस तरीके से विकसित करें कि जिससे कि बच्चा अपने आप को समाज में बेहतर तरीके से स्थापित कर सके और उसमें कुछ कमियां हमें प्रदर्शित न हो सके, कमियां हमें न दिखाई दे सके। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर शामिल करेंगे। अगर हम इसमें करिकुलम डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल करिकुलम की अगर हम लोग बात करें, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स की बात करें, तो इसमें हम लोग बच्चे के लिए जो भी व्यक्तिगत अनुभव है उन व्यक्तिगत अनुभव को हमें शामिल करना चाहिए। उसके जो अधिगम स्किल्स है या अधिगम से संबंधित जो भी रुचि है या उसकी जरूरत है उनको हमें शामिल करना चाहिए। अगर हम इनकी इसमें शिक्षण पद्धतियों की हम लोग बात करें तो शिक्षण पद्धति में हमें ज्यादातर प्लेवे मेथड का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमको सेंसरी ट्रेनिंग का प्रयोग करना चाहिए। हमें सेंसेस का ज्यादा प्रयोग करते हुए बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर हम लोग मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स में जो भी बच्चे को हम सिखाने जा रहे हैं वो उससे संबंधित हमें मटेरियल्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को स्नान करने से संबंधित कौशल का आप सिखाना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित हमारे पास मटेरियल्स होने चाहिए। तो इस तरीके से जो भी आप डेवलपमेंट के लिए बच्चे का निर्धारण कर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास मटेरियल्स इक्विपमेंट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से बच्चे के विकास के लिए आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग करिकुलम की बात करें तो इसमें है आपका फंक्शनल करिकुलम। फंक्शनल करिकुलम में अगर हम लोग बात करें तो फंक्शनल करिकुलम में जो उसकी दैनिक दिनचर्या से जो संबंधित है वो सारी चीजों को हमको कहीं ना कहीं इसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे शौच करने की बात हो गई, दांत साफ करने की बात हो गई, भोजन करने की बात हो गई, तो ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं उसके करिकुलम में शामिल करना पड़ेगा। कपड़े पहनना हो गया, विद्यालय जाना हो गया, कुछ सामूहिक कार्य भी हैं जो उनको हमें शामिल करना चाहिए। अगर हम इस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस करिकुलम का मुख्य यही ऑब्जेक्टिव है कि एक बच्चे को दैनिक क्रियाकलाप को करने के लिए आत्मनिर्भर उसको बनाना है। ठीक, अगर हम इसमें मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स के लिए जो भी आप एक्टिविटीज बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उससे संबंधित आपके पास मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, चाहे वो घर के परिप्रेक्ष्य में हो या विद्यालय के परिप्रेक्ष्य हो या किसी कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में हो, ये सभी परिप्रेक्ष्य में आपके पास उस तरीके का मटेरियल्स की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में हमको क्या करना है कि बच्चे के जो दैनिक जीवन से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जैसे कि हम लोग अभी इसके पहले हमने बताया कि शौच करना हो गया, दांत साफ करना हो गया, भोजन करना हो गया, तो हमें मेथड के टाइम जो भी हम बच्चे को सिखाएंगे उस समय जो भी उसकी समय का निर्धारण है या जो स्थिति है उसके अनुसार हमें कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स का और तकनीकी का प्रयोग करते हुए बच्चों को वो सारी चीजें हमें सिखाना चाहिए। और चाहे आप बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड की तरीके से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं, एक्टिविटी बेस भी बच्चे से सिखा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोग इकोलॉजिकल करिकुलम की बात करें तो इसका हम लोग बेस की अगर हम लोग बात करें तो बेस में सबसे पहले आप जिसको हम लोग वातावरणीय पाठ्यक्रम कहते हैं, इसको आप घर के परिप्रेक्ष्य में बता सकते हैं, विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में सिखा सकते हैं या करिकुलम बना सकते हैं। समुदाय जो आधारित या समुदाय के आधार पर भी आप कहीं ना कहीं बच्चे को सिखा सकते हैं या करिकुलम का जो आधार बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमको ऐसे जो इन्वायरमेंटल, आप जानते हैं कि लर्निंग का एक बहुत ही इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है
कि जो सीखने के वातावरण भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है या सीखने के वातावरण अधिगम को अच्छा बनाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि आप वातावरणीय पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे के जो आसपास जो भी स्थिति है उन स्थितियों को देखते हुए आप उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को यापन कर सके, अब समाज में एक बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। अगर हम लोग इनके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो समझ सब्जेक्ट मैटर में विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में या घर के परिप्रेक्ष्य में हमें इस तरीके के सामग्री या वस्तुओं को ध्यान में रखना है। उसी तरह से मेथड्स की हम लोग बात करें तो इन्वायरमेंटल बेस्ड हम लोग या वातावरण को आधार बनाते हुए हम बच्चे को हर एक क्रियाकलाप को जो है सिखा सकते हैं, या वातावरण में जो भी चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है, अपने आप को उन चुनौतियों के साथ कैसे स्थापित करना है, इसके बारे में हम लोग बच्चों को यहाँ बताएंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्टिव करिकुलम की बात करें तो उदार करिकुलम हम लोग बोलते हैं। अब इस उदार करिकुलम में हम लोगों को बच्चे को रिक्रिएशन को ध्यान में रखना है, आर्ट को ध्यान में रखना है, ड्राइंग को ध्यान में रखना है, कुछ हिस्ट्री से संबंधित चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ सामाजिक जो विज्ञान है या सामाजिक सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को सिखाना है, बताना है। अगर हम लोग इसके पाठ्यक्रम की बेस की बात करें तो बच्चे के जो वर्तमान लेवल है उस लेवल्स को हमको कहीं ना कहीं जानना होगा, असेसमेंट करना होगा। असेसमेंट करने के बाद हमें उसके लिए किस प्रकार के जैसे म्यूजिक का हो गया, आर्ट का हो गया, ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, ये कौन सी ऐसी चीजें हमें निर्धारित करना है सब्जेक्ट, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। और साथ ही हम इसमें लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं। लैंग्वेज में हमें हिंदी अंग्रेजी जो भी है उसको उसके परिवार के परिप्रेक्ष्य में या जो भी घर के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो सब भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग मेथड्स की बात करें, सीखने व सिखाने जैसे ऐसी मेथड्स हैं उन पे हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे। ठीक, मटेरियल्स की बात करें तो ज्यादातर इन बच्चों के लिए मटेरियल्स अगर आपके कंक्रीट फॉर्म में है, मूर्त फॉर्म में है, तो वो बच्चों को सीखने के लिए काफी आसान हो जाता है, अच्छा होता है। तो ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में ध्यान में रखना होता है। और मुख्यतः ये 4 प्रकार के पाठ्यक्रम है, जिसमें डेवलपमेंटल करिकुलम है, फंक्शनल करिकुलम है, ठीक है, इकोलॉजिकल करिकुलम है और इलेक्टिव करिकुलम है। ये 4 प्रकार के करिकुलम होते हैं। अब हम बात करें कि जो CWID बच्चे हैं, चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चा है, जब उनके लिए हम करिकुलम बनाते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें करिकुलम में शामिल करना चाहिए, उन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला जो है अभी IEP की हम लोग बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब भी आप करिकुलम बच्चे के लिए बनाएंगे तो उसमें इस बात को ध्यान में रखेंगे IEP के लिए कि उनको अगर किसी प्रकार के IEP की सपोर्ट की जरूरत है, IEP विकसित करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, तो आप करिकुलम में इस बात को शामिल करेंगे तो जरूरत पड़ने पर उनको IEP के माध्यम से सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग मल्टी मॉडल जो है आपका टीचिंग है उसको कहीं ना कहीं हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मल्टी मॉडल इसलिए हमको प्रयोग करना है कि बच्चे हो सकता है कि एक चीज के माध्यम से नहीं सीख पा रहा है, तो हमको जैसे चित्र हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गया, और भी कई सारे ऐसे चीज हैं जिनके माध्यम से बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो वो कहीं ना कहीं हमको मल्टी जो मॉडल है टीचिंग का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्रयोग करने की जरूरत होगी, उसको हमको कंसिडर करना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे के साथ टीचिंग करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग जो इंस्ट्रक्शनल विधियां हैं उनको हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉलो करना होगा, या हमें कुछ एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो वो एडिशनल सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं बच्चे को देनी होगी, तब जाके वो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। क्योंकि हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चों के साथ जब हम लोग मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं तो इसमें एडाप्टेशन की भी जरूरत पड़ती है, कुछ हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ प्रयोग करना होगा। हमें शिक्षण अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करना होगा। इसके साथ हम लोग कल्चरल
ठीक है, रिस्पॉन्सिव टेक्निक का भी हम कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चे की कौन सा ऐसा आप सांस्कृतिक जो है परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, कौन सा ऐसे सांस्कृतिक एक्टिविटीज है जो उसके लिए बेहतर कर सकता है, उसको सीखने में अच्छा वातावरण दे सकता है। जैसे आज के टाइम में हम लोग समावेशी वातावरण की ज्यादा हम लोग बात करते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद सहायक प्रौद्योगिकी की बात करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें, ये CWID के बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी ढेर सारे डेवलप हो गए हैं। जैसे कि आप ए AAC की बात कर लीजिए, AAC भी बहुत अच्छा है, टेक्स्ट टू स्पीच भी अच्छा है, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट ये भी आप प्रयोग कर सकते हो, ढेर सारे हैं। और ज्यादातर हम लोग अगर इन बच्चों की बात करें तो AAC ज्यादा होता है, बेहतर होता है इनके लिए, ठीक, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेहतर होता है। इसका भी हम लोग यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के तौर पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन भी बीच बीच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग प्री और पोस्ट मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे के लिए कौन सा ऐसा तकनीकी अच्छा है, या बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ है, बच्चा पहले किस लेवल पे था अभी किस लेवल पे है। तो ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं मूल्यांकन के माध्यम से इस बात को पता चलता है। मूल्यांकन जब हम करेंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि मुझे अपने मेथड और टेक्निक्स में अब क्या बदलाव करना है, मटेरियल में क्या मॉडिफिकेशन करना है, तो इसलिए मूल्यांकन बेहद जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करें कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप टीचिंग करेंगे तो टीचिंग के से बच्चे का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं इनमें ढेर सारी समस्याएं होती हैं। एक तो स्पीच प्रॉब्लम भी होता है, इनको हो सकता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकता है, फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ, दूसरे विषय विशेषज्ञ के साथ। तो ये बात को भी आपको कहीं ना कहीं जब पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उसमें उस पाठ्यक्रम में इस बात को मेंशन करेंगे कि अगर कोई बच्चे को एक्टिविटीज सिखा रहे हैं या उसके लिए करिकुलम आपने डेवलपमेंट किया है, तो किसके साथ हमें कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के साथ, या जो लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है उसके साथ। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने ये आपके करिकुलम के टाइप, उसके अप्रोच और CWID बच्चे के लिए किस तरीके के करिकुलम हम डेवलप करेंगे या कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो इस तरीके से हमारा जो पेपर नंबर 5 है IDD फर्स्ट ईयर का करिकुलम डेवलपमेंट का यूनिट फर्स्ट जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने करिकुलम के कंसेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग और प्रिंसिपल्स, साथ ही उसके अप्रोचेज, टाइप्स और CWID बच्चे की करिकुलम डेवलपमेंट के समय कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को कंसीडर करना है, ये चीजें हम लोगों ने जाना। तो निश्चित तौर पर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक करें और काफी अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में जान सकें। धन्यवाद।